वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस मिर्ज़ापुर सीजन 2। एक कहानी बदले की कहानी है। सीजन 1 में जब मुन्ना ने गुड्डू की फैमिली को तहस नहस कर दिया, तब ये सवाल था कि क्या गुड्डू इन सब का बदला ले पाएगा। जैसे तैसे वो गोलू और डिम्पी को लिए यहाँ से घायल अवस्था में निकल पाया, पर क्या इतना सब हो जाने के बावजूद वो मिर्ज़ापुर को हासिल कर पाएगा। सीजन 1 की कहानी अगर आपने नहीं देखी तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। सीजन 2 में गुड्डू वहाँ से बचते बचाते यहाँ से दूर एक सुनसान जगह पर गोलू और डिम्पी के साथ पहुंचा है। पिछले कई महीनों से वो यहाँ छिपा बैठा है। उन्होंने एक डॉक्टर को भी पकड़ा है जो कि गुड्डू का ट्रीटमेंट कर रहा है। उसके पैरों में काफ़ी तेज चोट है, प्लास्टर भी चढ़ा है। धीरे धीरे अब वो ठीक होने लगा है, पर अभी भी वो बेड से उठ नहीं पाता है। इन्होंने डॉक्टर को रस्सी से बांध कर रखा है। जब भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है ये उसे ट्रीटमेंट करा लेते हैं और बदले में उसे मैगी खिलाते रहते हैं। आए दिन गोलू को बबलू की याद आती रहती है। वो उससे बहुत प्यार करने लगी थी। अकेले में बैठकर वो उसे याद कर लिया करती है। उसने तो उसे शादी के सपने भी सजा लिए थे और साथ ही अपनी बहन स्वीटी को भी याद करती है जो कि एक बच्चे को भी जन्म देने वाली थी। गुड्डू की तरह उसके अंदर भी एक बदले की आग जल रही है। वो तो बस मौका ढूंढ रही है मिर्ज़ापुर को फिर से हथियाने का, और इस तरह वो बबलू और स्वीटी की मौत का बदला ले पाएगी। इन सब में मकबूल का भांजा बाबर भी इनके साथ है। अपने मामा की तरह वो भी वफादारी निभाना जानता है। उसने कसम खाई है कि मरते दम तक वो गुड्डू के साथ अपनी वफादारी निभाएगा, पर वो गुड्डू को कहाँ तक मदद कर पाएगा ये देखना होगा। गुड्डू तो बेड से उठ नहीं पाता, पर फिर भी वो मिर्ज़ापुर जाकर बदला लेने को आतुर है। जब बबलू था तब वो उसे संभालता था, समझाता था, पर अब ये काम गोलू कर रही है। उसने कहा, अभी तुम्हारी एक गन उठाने की हालत है नहीं और तुम मिर्ज़ापुर जाना चाहते हो मुन्ना को मारने। मुन्ना क्या तुम्हारा स्वागत करने के लिए बैठा है वहाँ पे? इस पर गुड्डू कुछ शांत हुआ। इसी बीच यहाँ के लोकल पुलिस को खबर लग गई गुड्डू पंडित के यहाँ पर छुपे होने की। बस फिर क्या था, वो अपने आदमियों के साथ यहाँ पहुँचा गुड्डू को कालीन भैया के हवाले करने के लिए। उसका आइडिया है कि अगर वो कालीन भैया को गुड्डू दे दे तो उसे बहुत सारा इनाम मिलेगा, पर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। गोलू अब बड़ी बहादुर हो चुकी है। उसने डिम्पी के साथ मिलकर उसका ये प्लान फेल कर दिया। थोड़ी बहुत हेल्प उन्हें गुड्डू से भी मिल गई और इस तरह उन्होंने इस पुलिस वाले और साथ में उसके साथियों को भी मार दिया। अब गोलू को ये रियलाइज़ हो रहा है कि उसे भी गन चलाना सीखना पड़ेगा, तभी वो आगे चलकर मिर्ज़ापुर को हासिल कर पाएगी। इसकी ट्रेनिंग उसने बाबर से लेनी शुरू कर दी। बाबर अब गोलू के साथ साथ डिम्पी को भी गन चलाना सिखा रहा है, पर डिम्पी ने गन छूते ही इसे चलाने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं ये सब नहीं करूँगी, पर गोलू सीखती रही। उसे पता है कि एक न एक दिन ये आर्ट भी उसके काम आने वाली है। अब गुड्डू ने यह महसूस किया है कि डिम्पी को क्यों ना वो लखनऊ भेज दे, जहाँ वो अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले। उसने इसके लिए सारे प्रबंध भी कर दिए हैं, पर उसके पहले डिम्पी ने कहा कि वो अपने माता पिता से मिलना चाहती है, और साथ ही उसने गुड्डू से पूछा, क्या तुम्हें मॉम डैड की याद नहीं आती? इसके बाद गुड्डू और डिम्पी निकल पड़े हैं अपने माता पिता से मिलने। साथ में गोलू भी है जो कि अपने पिता से भी मिलने जा रही है। गोलू ने अपने पिता से कहा, मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आई हूँ, मैं जाने के लिए आई हूँ, और अब मैं दीदी की मौत का बदला लेकर रहूँगी और साथ ही मिर्ज़ापुर को भी हासिल करके रहूँगी। पंडित जी ने जब गुड्डू और डिम्पी को देखा तो बड़े खुश हुए। उन्हें लगा कि ये दोनों वापस आ गए हमेशा के लिए, पर वो गलत थे। गुड्डू ने अपने माता पिता से कहा, आपने वो गुड्डू खो दिया जिसको आपने जन्म दिया था। ये अब नया गुड्डू है। ये सिर्फ एक मकसद के लिए जीता है, और वो है अपने भाई के लिए मिर्ज़ापुर को हासिल करना, और वो ये करके रहेगा हर हाल में। उसकी माँ ने तो उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर गुड्डू नहीं माना और डिम्पी को लिए यहाँ से चला गया। गोलू समेत ये तीनों पहुँचे लखनऊ, और यहाँ पर डिम्पी का एडमिशन हो गया। यहाँ हॉस्टल में जब गुड्डू डिम्पी को छोड़ने आया तब उसकी मुलाकात हुई रॉबिन से। रॉबिन ने कहा, मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट में डील करता हूँ, पैसे लेता हूँ, उसको इन्वेस्ट करता हूँ और फिर उसे वापस कर देता हूँ ब्याज के साथ। इसके साथ ही वो प्रॉपर्टी बेचने का काम भी करता है। इस पर गुड्डू को आइडिया आया कि उसका मिर्ज़ापुर में उसके माता पिता की एक खाली प्रॉपर्टी है, क्यों ना वो इसके थ्रू बिकवा के कुछ पैसे हासिल करे और इससे एक नया बिजनेस शुरू करे। रॉबिन ने ये काम कर दिया। इसके बदले जो पैसे मिले हैं अब उससे गुड्डू एक नए बिजनेस को खोलने जा रहा है। इसके लिए वो पहुंचा लाला के पास। लाला जो कि शबनम के पिता हैं, वो शादी जो कि इनकी वजह से हो नहीं पाई क्योंकि मुन्ना वहाँ पर आ गया था बबलू को और इन्हें मारने। ऐसे में लाला भला इन सब को क्यों एंटरटेन करेगा। पर डिम्पी अपनी सहेली शबनम से मिलने अंदर गई। शबनम पहले तो डिम्पी से बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि डिम्पी की वजह से उसकी शादी में ये सब हुआ, पर डिम्पी ने कहा कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद शबनम ने डिम्पी को गले से लगा लिया और दोनों ने अपने गिले शिकवे दूर किए। यहाँ पर गुड्डू ने लाला को ऑफ़र किया कि वो उसे यहाँ पे रहने दे और वो उनके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेगा। शुरू में तो लाला इसके लिए तैयार नहीं था, पर बाद में जब उसे अपना प्रॉफिट दिखा तब वो इसके लिए मान गया। गुड्डू ने तो रहने के लिए एक जगह ढूंढ ली है और गोलू को साथ रखने की भी, और डिम्पी भी अब कॉलेज में पढ़ने लगी है।
अब बस वो मौका ढूंढ रहा है कि कब वो अवसर आए और वो मुन्ना पर अटैक करे और साथ ही मिर्ज़ापुर को हासिल कर ले। अब बात करते हैं मुन्ना और कालीन भैया की। कालीन भैया अब भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे, ठंडे और शातिर दिमाग वाले। अभी भी वो सब कुछ सोच समझ कर ऐसे फैसले लेते हैं कि सब दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। पर मुन्ना अभी भी वैसा ही है, बिना सोचे समझे इमोशन में आकर किसी पर भी गन चला देता है। पिछली बार जब बबलू और स्वीटी की जान गई थी तब वहाँ इतनी गोलियां चली कि ये बात अब सीएम तक पहुँच चुकी है। सीएम ने अपने छोटे भाई जेपी यादव को कहा, तुम इस प्रदेश में क्राइम को ख़त्म करो, इलेक्शन आने वाले हैं, मुझे किसी तरह का वायलेंस नहीं चाहिए। जेपी यादव पहुंचा कालीन भैया के पास और कहा, 24 घंटे के अंदर मुन्ना को पुलिस के हवाले करवा दो, वरना हम खुद ही उसे उठवा लेंगे। कालीन भैया के सामने अजीब दुविधा है। कालीन भैया के शातिर दिमाग ने कमाल की तरकीब निकाली, जब कुत्ते पर काबू पाना हो तब उसके बॉस से दोस्ती कर लो, कुत्ता खुद ब खुद काबू हो जाएगा। कालीन भैया ने भी यही किया। उन्होंने जेपी यादव के बॉस यानी सीएम से कांटेक्ट किया और उससे मिलकर उसे लालच दिया कि इस इलेक्शन में वो उसकी मदद करेंगे। जहाँ जहाँ पर कालीन भैया का प्रभाव है वहाँ सारा वोट उनको जाएगा, साथ में कालीन भैया उनको कैश भी देंगे और इलेक्शन के लिए होने वाली हर रैली में वो साथ में रहेंगे। इस तरह सीएम ने कालीन भैया का ये प्रस्ताव मंजूर कर लिया और अब जेपी यादव से खतरा टल गया। सीएम की एक बेटी भी है, माधुरी देवी, जो कि इस इलेक्शन में कैंपेन कर रही हैं। 1.5 साल पहले माधुरी देवी के हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तब से वो एक विधवा का जीवन जी रही हैं। हालांकि माधुरी को पॉलिटिक्स पसंद नहीं, पर फिर भी वो अपने पिता के लिए ये सब करती है। अब उसे इस इलेक्शन में कैंपेन करना पड़ रहा है और इस तरह उसने मुन्ना को ज्वाइन कर लिया है। दोनों के बीच में धीरे धीरे केमिस्ट्री डेवलप होने लगी है। इस कहानी में एक और फोर्स है और वो है जौनपुर का शुक्ला परिवार। रति शंकर शुक्ला की मौत का बदला उसका बेटा शरद और शरद की माँ भी लेने को आतुर हैं। उन्हें मिर्ज़ापुर की गद्दी चाहिए। शरद ने अलग ही दिमाग लगाया। कहते हैं अगर दुश्मन से जीतना हो तो उससे दोस्ती कर लो, उसकी सारी कमजोरियों का पता लगा लो और मौका देखकर उस पर वार कर दो। शरद शुक्ला ने भी यही तरकीब अपनाई है। उसने मुन्ना से दोस्ती कर ली है और उसके थ्रू कालीन भैया का भी खास बन गया है। अब ये आपस में मिलकर सारा बिजनेस चला रहे हैं। इसी समय में बिहार के सिवान में भी माफिया राज का बोलबाला है और यहाँ राज चलता है दद्दू त्यागी का। दद्दू त्यागी कट्टों के साथ साथ पुरानी गाड़ियों को चोरी करवाना और उन्हें बिकवाना ये काम भी करता है। धंधा करोड़ों में रिटर्न लाकर दे रहा है। दद्दू त्यागी के 2 जुड़वा बेटे हैं, बड़े त्यागी और छोटे त्यागी। बड़े की तो शादी हो गई है, पर छोटे त्यागी अब भी अपने लिए दुल्हन तलाश कर रहा है। अफीम के धंधे में मुनाफा कमाने के लिए गुड्डू और गोलू ने दद्दू से हाथ मिलाने की कोशिश की, पर दद्दू त्यागी ने कहा, मैं ड्रग्स में डील नहीं करता। पर गोलू ने छोटे त्यागी को आकर्षित करके उसे इस बिजनेस में हाँ कहलवा लिया। अब छोटे त्यागी अपने बड़े भाई और दद्दू त्यागी से छिपकर इस अफीम के धंधे को चला रहे हैं। गुड्डू और गोलू लाला से माल लेकर छोटे त्यागी को बेचते हैं। इधर पंडित जी भी चुप नहीं बैठे हैं। वो गवाह ढूंढ रहे हैं जो उस रात शादी में मौजूद था और जो मुन्ना के खिलाफ गवाही दे दी, पर कोई भी इसके लिए तैयार नहीं। फाइनली उन्हें मिले हैं इमरान आलम, जो उस रात शादी में मौजूद थे। ये वही है जिन्हें मुन्ना ने गाली देकर पुकारा था। पर इस लड़ाई में ये दोनों अकेले नहीं हैं। इनके साथ है पुलिस वाला मौर्या, उसे भी अपने साथ हुई बेइज्जती का बदला लेना है। तो अब ये 3 मिल चुके हैं त्रिपाठियों से बदला लेने के लिए। ये तीनों लगे हैं मुन्ना के खिलाफ केस स्ट्रॉन्ग करने में। इन्हें तलाश है तो बस मौके की। इस कहानी में सभी अपने अपने पत्ते खेल रहे हैं, तो भला कालीन भैया की पत्नी बीना कैसे चुप बैठ जाए। बीना ने कमाल का गेम खेला है। उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। कालीन भैया से कहा है कि ये उनका बच्चा है। कालीन भैया बड़े खुश हैं कि उनके खानदान में एक नया वारिस आ गया है और साथ ही बाबूजी से कहा है कि उनका बच्चा है। बाबूजी खुश हैं कि ये त्रिपाठी खानदान का नया वारिस है। इसके साथ ही बीना ने इस घर के नौकर राजा को बुलवा लिया है और राजा से कहा कि उसका बच्चा है। वास्तव में ये राजा का ही बच्चा है, पर त्रिपाठियों को लग रहा है कि ये त्रिपाठी खानदान की नई निशानी है। राजा भी अब इस घर में आकर काम करने लगा है, पर वो इस बात से खुश है कि उसका बेटा उसकी नज़रों के सामने है। बीना ने अपना खेल यहीं तक सीमित नहीं किया। उसने छिपते छिपाते गुड्डू से भी कांटेक्ट किया और उसके साथ एक डील कर ली है। डील ये है कि वो गुड्डू को मिर्ज़ापुर हासिल करने में मदद करेगी और जब उसका बेटा बड़ा हो जाएगा तब मिर्ज़ापुर गुड्डू उसे वापस कर देगा। इन सब में मुन्ना और माधुरी काफ़ी क्लोज आ गए। कालीन भैया को जब ये पता चला तो उन्हें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लगी। वो पहुँचे सीएम के पास और कहा कि आपकी बेटी और मेरे बेटे के संबंध बन चुके हैं, क्यों ना इसे रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। इससे आपको आने वाले हर इलेक्शन में फ़ायदा होगा और हमारा भी धंधा चलता रहेगा। सीएम को ये डील अच्छी लगी, पर उन्होंने अपनी बेटी से पूछना ज़रूरी समझा। माधुरी ने भी शादी के लिए हाँ कर दी और इस तरह ये शादी हो गई। मुन्ना हालांकि इस शादी से खुश नहीं है।
वो पहले भी अपने पिता को मना करता रहा इस शादी के लिए, पर कालीन भैया के दबाव में आकर उसने शादी कर ही ली। पर शादी की पहली रात को ही उसने माधुरी से कहा, तुम इस घर की बहू ज़रूर बनी हो पर मेरी पत्नी नहीं, मैं तुम्हें अपनी बीवी स्वीकार नहीं कर सकता। और इस तरह इनकी शादी बिना किसी रिश्ते के चल रही है। इन सब में सीएम साहब ने दोबारा इलेक्शन जीत लिया है। कालीन भैया को भी उन्होंने अपने कैबिनेट में मंत्रालय दे दिया है। जेपी यादव को ये बात पसंद नहीं आई, वो खुद ही सीएम बनना चाहता है, इसलिए वो मिला शरद शुक्ला से। उसने शरद से कहा, मैं तुम्हें मिर्ज़ापुर दिलाने में मदद करूंगा, तुम मुझे उत्तर प्रदेश का सीएम बनने में मदद करो। शरद ने शर्त मंजूर कर ली और इस तरह उसने अपने आदमी को भेजा, जिसने कि सीएम की गाड़ी को ट्रक से कुचल दिया और सीएम मारा गया। और अब जेपी यादव खुद अपने आप को सीएम अनाउंस कर बैठा है। जेपी यादव ने अपनी असिस्टेंट जरीना को ये प्रॉमिस किया था कि जब वो सीएम बनेगा तब वो उसे पीए बनाएगा, पर सीएम बनने के बाद ही उसके चाल ही बदल गए। उसने जरीना को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। जरीना को भी गुस्सा आया और उसने इसका बदला लेने की ठानी। उसने जेपी यादव को एक्सपोज करने का प्लान किया है। जेपी यादव रंगीन मिजाज का आदमी है। एक रात उसने कई औरतों को अपने घर बुलवाया जरीना के थ्रू, पर जरीना ने उसकी इन लड़कियों के साथ वीडियो बनाई और अगले दिन आम दरबार में इन लड़कियों के साथ उसे एक्सपोज कर दिया। और इस तरह जेपी यादव को सीएम की कुर्सी गंवानी पड़ी। अब पावर माधुरी देवी के हाथ आ गई है। कालीन भैया को ये मौका दिखा है सीएम बनने का। उन्हें लगा कि उनकी बहू उन्हें इस पार्टी का नेता घोषित करेगी और साथ ही यूपी का सीएम बना देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। माधुरी उनसे भी ज़्यादा चालाक निकली। उसने अपने आप को ही उत्तर प्रदेश का सीएम घोषित कर दिया। इस पर कालीन भैया को बड़ा बुरा लगा, पर वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए क्योंकि फिलहाल उनके पास ज़्यादा पावर है नहीं। कालीन भैया को ये महसूस हो रहा है कि धीरे धीरे अब वो मिर्ज़ापुर में भी पावर खोने लगे हैं और साथ ही अपने परिवार में भी, खास करके जब से माधुरी इस घर में आई है। मुन्ना भी अब धीरे धीरे अपनी पत्नी की साइड लेता है और साथ ही मिर्ज़ापुर को हासिल करने की कोशिशें करता रहता है। इसी बीच उन्हें ये खबर लगी कि मकबूल का भांजा बाबर गुड्डू के साथ है। कालीन भैया ने मकबूल से कहा कि तुम बाबर का खात्मा कर दो। मकबूल अपनी वफादारी साबित करने के लिए बाबर को मारना तो चाहता था, पर मार नहीं पाया। उसने उसे जिंदा ही छोड़ दिया। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमने उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के ऊपर ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है, चलो उत्तराखंड। इस बार हमने एक रिजॉर्ट कवर किया है जो कि पेड़ के ऊपर बना है। आपको ये बहुत पसंद आएगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपसे गुजारिश है कम से कम एक बार ज़रूर इसे विजिट करिए और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कोई सुझाव देना चाहे तो उसे भी मेंशन करें, हम उस पर भी काम करेंगे। वी होप कि जितना प्यार आपने हमारे इस चैनल को दिया है उतना ही प्यार आप चलो उत्तराखंड को भी देंगे। तो चलते हैं कहानी पर। बाबर के जिंदा होने की खबर जब मुन्ना को लगी तब वो मौका देखकर बाबर को मारने उस समय मकबूल के घर पहुंचा, जब वो वहां मकबूल की माँ यानी अपनी नानी से मिलने आया। ईद के मौके पर उसे तो आना ही था। बस उसके आते ही मुन्ना ने न सिर्फ बाबर को बल्कि मकबूल की माँ को भी मार दिया। अपनी माँ की कब्र पर मकबूल बड़ा भावुक था, पर अब उसने वफादारी का चोला उतार फेंका है। अब वो कुछ और ही काम को अंजाम देने वाला है। वो कालीन भैया को नहीं मारेगा, ना ही मुन्ना को मारेगा, बल्कि कालीन भैया के पिता को मारेगा, ताकि कालीन भैया को पता चले कि अपने सर से साए के उठने से क्या होता है। वो पहुंचा उनके कमरे में उन्हें मारने। इस पर बीना यहाँ आ गई और उसने कहा, मकबूल, बाबूजी को तुम नहीं बल्कि मैं मारूंगी। तब इस घर की मेड जिसके साथ भी बाबूजी ने ज़बरदस्ती की थी वो भी आ गई। उसने बीना को गन से मारने के बजाय कटार से काट कर मारने को कहा, ताकि मरने में ज़्यादा वक्त लगे और बाबूजी को ज़्यादा तकलीफ हो। बीना ने ऐसा ही किया और बाबूजी को काट काट के मारकर अपना बदला पूरा किया। इसके बाद मकबूल यहाँ से लापता हो गया। बीना ने तो यही कहा कि मकबूल गुस्से में आया और बाबूजी को मारकर चला गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की पर उसके सर पर खून सवार था। उन्हें मारकर वो गायब हो गया। कालीन भैया ने भी बीना की बातों पर भरोसा कर लिया। अपने पिता के अंतिम संस्कार के समय कालीन भैया को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। मुन्ना है जो जिद पर अड़ा है कि उसे मिर्ज़ापुर की गद्दी चाहिए। अभी सभी जलती हुई चिता के सामने हैं, पर बातें गद्दी की हो रही हैं। कालीन भैया ने कहा, समय आने पर तुम्हें मिर्ज़ापुर मिल जाएगा। इस पर मुन्ना गुस्से में यहाँ से चला गया। उधर दद्दू त्यागी को पता चल चुका है कि छोटे त्यागी ने उन्हें धोखा दिया है और उनसे छिपके छुपा के ड्रग्स में गुड्डू और गोलू के साथ डील किया है। दद्दू ने छोटे त्यागी को बुलवाया और साथ ही अपने साले को, जो कि इसमें शामिल था। इन समय यहाँ पर गोलियाँ चली और छोटे त्यागी और दद्दू त्यागी का साला ये मारे गए। दद्दू त्यागी और बड़े त्यागी बच तो गए, पर उन्हें बड़ा अफसोस हुआ कि बेफजूल की लड़ाई में उनका परिवार तबाह हो गया। उधर रॉबिन और डिम्पी में भी प्यार हो चला है। बात अब शादी तक पहुंच गई है। रॉबिन डिम्पी का रिश्ता मांगने उनके घर पहुंचा। पंडित जी ने शादी में हाँ कर दी। बस उनकी शर्त यह है कि रॉबिन गुड्डू की इन्फॉर्मेशन उन तक पास करता रहेगा, और यही हुआ। रॉबिन समय समय पर पंडित जी को गुड्डू की इन्फॉर्मेशन देता रहा।
इधर जब बीना ने ये देखा कि मुन्ना यहाँ से गुस्से में गया है, तब उसने राजा को फ़ोन करके कहा, मुन्ना घर आ रहा है, उसका ध्यान रखना। जब वो अपने पिता को मारने की साजिश कर सकता है मिर्ज़ापुर की गद्दी के लिए, तब सौतेला भाई क्या चीज़ है, वो ज़रूर उसे भी मारने की कोशिश करेगा। राजा ने कहा, आप फिक्र ना करें, मुझे पता है कि क्या करना है। जैसे ही मुन्ना घर पहुंचा, मौका देखकर राजा उस पर गोलियों से वार करने लगा, पर मुन्ना बच गया और उसने राजा को मार मार कर इतना जख्मी कर दिया कि वो अपनी अंतिम सांसें गिनने लगा। मुन्ना ने पूछा, तुझे किसने भेजा है? राजा मरते मरते झूठ बोल गया। उसने कहा, मुझे कालीन भैया ने भेजा है आपको मारने के लिए। ये सुनते ही मुन्ना के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब वो गुस्से में मारने निकला है कालीन भैया को। साथ ही उसने शरद को भी बुलाया है उसी जगह जहाँ चिता जल रही है। शरद ने भी अपनी चाल चली और कालीन भैया से फ़ोन करके कहा, आप सावधान हो जाइए, मुन्ना आपको मारने आ रहा है। कालीन भैया भी अब सावधान हो चुके हैं। उधर बीना ने गुड्डू को फ़ोन करके कह दिया, यही मौका है मिर्ज़ापुर हथियाने का, तुम आ जाओ, पर हमारे बीच जो डील हुई है उसे याद रखना। गुड्डू ने कहा, मुझे याद है, अभी हम मिर्ज़ापुर की गद्दी संभालेंगे और जब आपका बेटा बड़ा हो जाएगा तब उसे गद्दी सौंप देंगे। इसके बाद उसने शबनम से कहा, हमारा तुम्हारा बस इतना ही था, अब मुझे बबलू पंडित के लिए मिर्ज़ापुर हासिल करना है। पर इतने में पंडित जी मौर्य के साथ पुलिस की फौज लिए पहुंच गए। गुड्डू और लाला अरेस्ट हो गए। लाला को तो पुलिस वाले लेकर थाने चले गए, पर गुड्डू को मौर्य अकेले में ले जाकर इनकाउंटर करना चाहता था। वो जानता है कि गुड्डू कानून से बच जाएगा, इसलिए उसने उसे खुद ही मारने की ठान ली है। पर तभी पंडित जी ने आकर मौर्य को रोकने की कोशिश की, पर मौर्य नहीं माना। वो गुड्डू को मारने ही वाला था कि तभी पंडित जी ने मौर्य पर गोली चला दी। मौर्य वहीं मर गया। गुड्डू ने अपने पिता से कहा, मेरे जीवन का एक ही मकसद है, बबलू के लिए मिर्ज़ापुर हासिल करना, बस। ये कहकर वो गोलू से मिलकर निकल पड़ा है वहीं जहां इस वक्त कालीन भैया बैठे हैं। अपने पिता की चिता को जलाने के बाद यहाँ मुन्ना पहुंच गया है। वो कालीन भैया पर गोली चलाने ही वाला था, पर कई कोशिशों के बावजूद चला नहीं पाया। कालीन भैया ने पूछा, रुक क्यों गए, मारो। मुन्ना ने कहा, हिम्मत नहीं हो रही है। क्या आप मुझे मारना चाहते थे? कालीन भैया ने कहा, बाप कभी अपने बेटे को मारने की साजिश नहीं करता। अब तक शरद अपने आदमियों के साथ यहाँ पहुँच गया था। वो छिपा बैठा तमाशा देख रहा था कि आखिर कौन किसे मारता है। उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि उसे क्या करना है। पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। बाप बेटे गले मिल गए। कालीन भैया ने कहा, तुम्हें मिर्ज़ापुर चाहिए था ना, आज से मिर्ज़ापुर तुम्हारा, आज से मेरी जगह तुम्हारी और मेरी वही जगह होगी जो पिताजी की थी। इतने में गुड्डू और गोलू अपने साथियों के साथ पहुँच गए। गोलियाँ चलनी शुरू हो गई। मुन्ना और कालीन भैया को गोलियां लग गई, पर दोनों कुछ संभलते हुए गोली चलाने लगे गुड्डू और गोलू पर। गुड्डू और गोलू भारी पड़े हैं इन दोनों पर। कालीन भैया को इतनी गोलियां लग चुकी हैं कि उनका उठना बहुत मुश्किल है। इसके बाद दोनों पहुंचे हैं मुन्ना के पास। मुन्ना भी जख्मी हालत में है। अब गोलू की एक और गोली लगने की देर है और मुन्ना भी मर जाएगा। मुन्ना को भी लगा कि उसका अंतिम समय आ गया है। उसने आंखें बंद कर ली, पर जब उसने आंखें खोली तब मुन्ना ने कहा, हम वेट ही कर रहे थे कि आप आंखें खोलें और हम आपको मारें। इसके बाद दोनों ने मिलकर मुन्ना का काम तमाम कर दिया और इस तरह इनका बदला पूरा हो गया। गुड्डू तो फूट फूट कर रोया। गोलू भी बड़ी भावुक थी इस लम्हे में, पर शरद छिपे हुए ये सब देख रहा था। उसने देखा कि कालीन भैया की सांसें अभी भी चल रही हैं। उसने अपने साथियों से गोली चलवानी शुरू कर दी। गोलू और गुड्डू उन्हें जवाब देने में लग गए और मौका देखकर शरद ने कालीन भैया को उठाकर अपनी गाड़ी में लिटा दिया और यहाँ से दूर निकल पड़ा है। यानी इसके सीज़न 3 में हमें और भी आगे की जंग देखने को मिल सकती है। यहाँ से बचकर गुड्डू और गोलू उस घर में पहुँचे हैं जो कभी कालीन भैया का हुआ करता था, पर अब ये इनका हो गया है। मिर्ज़ापुर की कुर्सी भी अब इनकी है। पर जब इसका सीज़न 3 आएगा तब हमें कालीन भैया इस कुर्सी को हासिल करने की जद्दोजहद करते दिखेंगे। इसके सीज़न 3 की पॉसिबल स्टोरी हम बड़ी जल्द हमारे चैनल पर पब्लिश कर देंगे। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। और किसी फिल्म या वेब सीरीज़ की कहानी आप देखना और सुनना चाहें तो उसे भी मेंशन करें, हम उसे ही पब्लिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।